Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we were discussing about linkage. Linkage that was first observed by Betson and the Punnett in the Lathyrus oderatus. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लिंकेज होती क्या है और ये जो लिंकेज है that is the exception of the third law of the Mendel, that was law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद मेंडल का कंक्लूजन था कि दो कैरेक्टर्स एक साथ जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे और एक दूसरे की प्रेजेंस पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो उसकी एक्सेप्शन थी लिंकेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बेटसन और पुनेट ने ऑब्जर्व किया था, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेथराइटस ऑडरेटस में, ठीक है, लेथायरस ऑडरेटस में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लिंकेज होती क्या है। उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी, दैट वाज द कपलिंग एंड द रिपल्शन फिनोमिना। अब उस लिंकेज को T.H. मॉर्गन, दैट वाज थॉमस हंट मॉर्गन ने अच्छे से इलेबोरेट किया और एक प्रॉपर डेफिनेशन दी। तो 1910 में, कब 1910, क्योंकि 1906 में तो बेटसन और पुनेट ने कपलिंग और रिपल्शन फिनोमिना बताया था, ठीक है। तो मॉर्गन ने कहा कि जो कपलिंग और रिपल्शन, ये जो फिनोमिना है, ये जो टर्म्स हैं, ये एक ही फिनोमिना के दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब एक ही फिनोमिना के दो पहलू हैं। कि अगर जो जीन है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है देन दैट इज नोन एज द कपलिंग, और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज रिपल्शन। अब जो मॉर्गन ने लिंकेज को डिफाइन किया, एक प्रॉपर डेफिनेशन दी लिंकेज की, वो डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स, द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स टू रिमेन टुगेदर, एक साथ रहेंगी दो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और वो अगर एक साथ इनहेरिट हो रही हैं, वो कहलाता है लिंकेज। क्या कहलाता है? लिंकेज। नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ द लिंकेज, मतलब लिंकेज के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें कि वो क्या चीज़ है जो लिंकेज को अफेक्ट करती है, ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण लिंकेज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सबसे पहले जो भी लिंक्ड जीन होंगी, लिंक्ड जीन का मतलब है जो एक साथ इनहेरिट करेंगी, ठीक है, कोई भी जीन है, ए है या बी, जो एक साथ इनहेरिट कर रही है, वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी और उनकी जो पोजीशन होगी वो लीनियर होगी, ठीक है, उनकी जो पोजीशन होगी वो लीनियर होंगी एंड दे विल प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ध्यान रखना क्या है, लीनियर लोकेशन होगी और सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट करेगी, ठीक है, प्रेजेंट होंगी। अब जो लिंकेज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लिंकेज कितना स्ट्रोंग होगा या फिर वीक होगा कि जो जीन है वो सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, या बिल्कुल एक साथ जाएंगी, कोई भी फोर्स लगा लो, तो वो जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। किसके? डिस्टेंस के, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ए जीन और बी जीन, इनके बीच में डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज कम हो जाएगी। दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, अब जैसे कि देखो एक जीन यहाँ प्रेजेंट है और दूसरी यहाँ प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू द जीन ए इज प्रेजेंट हेयर एंड द बी इज प्रेजेंट हेयर। इन दोनों में, दोनों क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और नीचे वाले में ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों जीन साथ जाएंगी, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, नाउ व्हाट इज दिस क्रॉसिंग ओवर? लिंकेज की बात करेंगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर तो जरूर आएगा। मियोसिस पढ़ी थी, याद है मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सबसे पहली जो साइकिल है दैट इज द प्रोफेज 1, क्योंकि दो साइकिल्स में कंप्लीट होगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब प्रोफेज 1 के अंदर 5 तरह की स्टेजेस हैं, लेप्टोटिन, ठीक है, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो मियोसिस को यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय
क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस, या किस में होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफेज 1 के पेकाइटिन में, ठीक है। प्रोफेज 1 के पेकाइटिन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। पेकाइटिन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दो अलग अलग चीजें हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगी, लेकिन चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतने ही ज्यादा होंगे। अगर जीन अलग अलग प्रेजेंट हैं, अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, तो उनका जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, मतलब उनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। लिंकेज जहां ज्यादा होगी वहां क्रॉसिंग ओवर कम होगा, जहां लिंकेज कम होगी वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। जो भी फैक्टर्स लिंकेज को बढ़ावा देंगे वो क्रॉसिंग ओवर को घटा देंगे, और जो लिंकेज को कम कर देंगे वहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है भाई, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस अगर कम हो गया तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब और जो फैक्टर्स लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों को इफेक्ट करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो लिंकेज हो जाएगी कम, लिंकेज हो जाएगी डिक्रीज। मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, इंक्रीज की डिक्रीज। यहाँ पे लिंकेज टेम्परेचर बढ़ाने के कारण कम हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, तो लिंकेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एज इट इज आते हैं, मतलब न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। और रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगी। तो एज बढ़ने के कारण लिंकेज हो जाएगी, लिंकेज के चांसेस ज्यादा होंगे, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू न्यू कॉम्बिनेशंस, और न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, ठीक है। फिर है एक्सरेज। अगर हम एक्सरेज का अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं तो लिंकेज क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, और ये क्रॉसिंग ओवर को इंक्रीज कर देगा। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थ्योरी है कि जो जीन है, लिंक्ड जीन, मतलब जो एक साथ प्रेजेंट रहती हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है भाई, उन जीन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए लिंकेज के लिए, ठीक है। टेम्परेचर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आते हैं इनसे रिलेटेड कि व्हाट विल बी द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज और व्हाट विल बी द लिंकेज, या पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लिंकेज। दो तरह की लिंकेज होती है, एक कंप्लीट और दूसरी क्या है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होगा कि कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आ रही है, ठीक है। जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे, मतलब जीन है ना, एज इट इज आ गई, कोई भी नया कैरेक्टर नहीं बना, कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब क्रॉसिंग ओवर जीरो है, तो वो कहलाता है कंप्लीट लिंकेज, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई भी नया कैरेक्टर बने ही ना। नेक्स्ट दैट इज द इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसको मॉर्गन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। इनकम्प्लीट लिंकेज बोले तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ न्यू कॉम्बिनेशंस बनने के भी चांसेस होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है, हाँ, वो जो प्रोपोर्शन है वो कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाए, जो न्यू कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट्स है, उनका नंबर कम हो जाए, परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन बनेंगे जरूर। तो सबसे पहले जो इनकम्प्लीट लिंकेज थी, अगर हम मेज में बात करें तो वो स्टडी की थी हचिसन ने, ठीक है। किसने, हचिसन ने। और इन्होंने मेज का जो सीड कोट कलर, सीड के बाहर का जो कलर है और सीड शेप है, ये दो कैरेक्टर्स थे, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर लिंकेज थी, और जब इन्होंने सेकंड जनरेशन में देखा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज 96% एंड द न्यू कॉम्बिनेशन वाज ओनली 4%,
ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखना कि इमेज के अंदर कौन से कैरेक्टर्स में लिंकेज आती है और किसने स्टडी किया था, किसने ऑब्जर्व किया था। दूसरा और सबसे बहुत ज़्यादा चर्चा वाला जो एग्जाम्पल है वो किया था डेमोन्स्ट्रेट मॉर्गन ने। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। अब जैसे मेंडल ने ना अपना जो डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाई थी ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, तो मॉर्गन ने भी क्या किया, ड्रोसोफिला लिया, उसके 2 कैरेक्टर्स लिए और वही डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराई। और मॉर्गन चाहता था जैसे मेंडल के जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो आया था 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1, भाई न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, वैसा ही आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। तो 2 कैरेक्टर्स लिए, कौन कौन से? पहला येलो बॉडीड, ध्यान से सुनना, फर्स्ट वॉज येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल। Yellow bodied and white eyed females were crossed with brown bodied and the red eyed male। क्या? येलो बॉडी और व्हाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडीज, ठीक है, और रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया। और यहाँ पे एक शॉकिंग परसेंटेज आई, वो क्या थी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था, जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसा हो सकता है, दैट वाज 98.7% एंड द रिकॉम्बिनेशन वाज 1.3%। मतलब जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स थे वो एज इट इज आ गए, नए जो कैरेक्टर्स का परसेंटेज था वो सिर्फ 1.3 था, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर दैट वाज द व्हाइट आइड एंड द मिनिएचर फीमेल्स, जो विंग्स को लेके किया था, ठीक है, व्हाइट आइड एंड द मिनिएचर विंग्ड फीमेल वर क्रॉस्ड विद वाइल्ड रेड आइड एंड द नॉर्मल विंग्ड मेल, ठीक है। क्या था? व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग्ड फीमेल्स वर क्रॉस्ड विद रेड आइड एंड द नॉर्मल विंग्ड मेल। और यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन था 62.8% और रिकॉम्बिनेंट्स थे 37.2%। अब कहोगे मैम इसका क्यों किया, कहाँ काम आता है ये, क्या क्वेश्चंस आते हैं? तो सुनो, ये दर्शाता है, ये बता रहा है कि जो बॉडी कलर है और जो आई कलर है उसके बीच में क्या है, लिंकेज ज़्यादा है, मतलब वो साथ साथ में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द आई कलर एंड द विंग्स। विंग्स की जो जीन है और आई कलर की जीन है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ी दूर प्रेजेंट है, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन जब बॉडी को आई कलर के साथ, बॉडी कलर और आई कलर को जब एक साथ उनकी क्रॉस करवाई गई तो वो क्या थे, एज इट इज़ पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन आ रहे थे, बिकॉज उनके बीच में, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो डिस्टेंस था वो कम था। तो ये था ड्रोसोफिला के ऊपर एग्जाम, जो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने कंडक्ट किया। उसके बाद आता है सेक्स लिंकेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हालांकि एनसीईआरटी में इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स लिंकेज क्या होता है, वाई क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.